नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, या फिर साबरमती आश्रम से? तो ये प्रश्न हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं और कोई भी मेरे भाई बहन इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम से। ठीक है, कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की शुरुआत हो रही है। कब हो रही है? तो आप कहोगे 12 मार्च 1930 को। ठीक है, कब? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत होगी। 78 प्रतिनिधियों के साथ, 78 लोगों के साथ गांधी जी जो है वो चलना शुरू करेंगे। आपको पता है 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पहुंचेंगे। ठीक है, कब? तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है तो वो दांडी तट पहुंचेंगे। और कुल कितने दिन की? तो कुल 24 दिन की यात्रा होगी और 24 दिन में कुल 241 मील की दूरी तय की जाएगी। और 6 अप्रैल 1930 को क्या हो जाएगा? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करेंगे 78 लोगों के साथ, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी तट पहुंचेंगे। 24 दिन की यात्रा होगी, 241 मील की दूरी तय होगी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। और इस दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पत्रकार मौजूद था, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे वेब मिलर। ठीक है, क्या होगा? तो वेब मिलर नामक पत्रकार जो है तो ये गांधी जी के साथ मौजूद था। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमे से जुड़े अधिवक्ता कौन थे? भोला भाई देसाई थे, आसफ अली थे, सुभाष चंद्र बोस थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बताएंगे क्या हो जाएगा? तो सुप्रसिद्ध अगर हम लोग बात करें आईएनए आज़ाद हिंद फौज जो से संबंधित जो मुकदमा था, जो लाल किले में चल रहा था, तो उसे जुड़े हुए अधिवक्ता कौन थे? सुप्रसिद्ध वाद आईएनए मुकदमे में जुड़े हुए अधिवक्ता कौन थे? भोला भाई देसाई, आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस, या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, भोला भाई देसाई हो जाएंगे। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा जो है ये पहली बार किस अधिवेशन में फहराया गया? क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1920, नागपुर सत्र का अधिवेशन 1920, लाहौर अधिवेशन 1929, या फिर हरिपुरा अधिवेशन 1938? क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा जो है पहली बार किस अधिवेशन में? तो आप आंसर कर दोगे लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू करेंगे। और ये जो अधिवेशन है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया था? तो पहली बार पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्या किया गया? पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लक्ष्य नहीं रखा गया। पहली बार पूर्ण स्वराज की क्या की गई? तो पहली बार अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, याद रखिएगा, कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की है। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय देवता सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो कौन सी सभ्यता है जहाँ पर मातृदेवी की पूजा होती है? क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले हमको मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे का पहली बार प्रयोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। याद रखेंगे। देखिए क्या करते हैं, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कांसे का पहली बार जो प्रयोग है वो आपको यहीं पर देखने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही कांसे का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे पहली बार आपको बड़े बड़े नगर जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार बड़े नगर जो है वो हमको सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? विष्णुगुप्त है, उपगुप्त है, ब्रह्मगुप्त है, बृहद्रथ है? क्या हो जाएगा? देखो अशोक जो है ना ये 269 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है? 269 ईसा पूर्व में राजा बन रहा है।
ठीक है। और राजा बनने के क्या हो जाएगा, राजा बनने के 8वें वर्ष अगर हम लोग बात करें तो राजा बनने के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में क्या कर रहा है, तो कलिंग युद्ध कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, तो 261 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे क्या कर रहा है, कलिंग युद्ध कर रहा है। और इसी कलिंग युद्ध के बाद क्या हो जाएगा, अशोक जो है वो संन्यास की घोषणा कर लेता है कि भाई अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, युद्ध नहीं करना है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद क्या करता है, संन्यास की घोषणा करता है। और फिर आगे चल करके क्या होता है, उपगुप्त के प्रभाव में, ठीक है, किसके, तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक क्या करता है, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा कराया गया है। ठीक है, अब देखो कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। पहला तो आपसे ये बन जाता है कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे, किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा, तो देखो जैन मंदिर है ना, तो जैन मंदिर है तो जैन अनुयायियों के द्वारा ही बनवाया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले बनवाया किसने था, किस वंश के राजाओं ने, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे चालुक्य या फिर आप कह सकते हो सोलंकी। चालुक्य या सोलंकी जो राजा हैं इन्होंने इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को बनवाया था। चालुक्य या जो सोलंकी राजा हैं इन्होंने इस दिलवाड़ा जैन मंदिर को बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव है, कल्हण है, कालिदास है, राजा राम है, क्या हो जाएगा बताएगा, तो गीत गोविंद के रचनाकार। देखो कालिदास की हम लोग बात करें तो कालिदास की तो कई सारी रचनाएं, जैसे कौन कौन सी है, जैसे ऋतु संहार आपको देखने को मिल जाएगा, ऋतु संहार है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे विक्रमोवर्षीय, ठीक है, क्या है, तो विक्रमोवर्षीय है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो रघुवंशम है। ठीक है, कौन सी है, तो रघुवंशम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी है, कुमार संभवम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये सब कालिदास की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको आपको याद रखना है। ठीक है, कल्हड़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्हड़ की जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजतरंगिनी है। ठीक है, क्या है, तो कल्हड़ की जो बुक है उसका नाम राजतरंगिनी है। और 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी, 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी राजतरंगिणी की। और इस राजतरंगिणी से जो है वो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्या होती है, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। गीत गोविंद जो है ये जयदेव की पुस्तक है और जयदेव जो है ये किसके दरबार में, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, याद रखेंगे किसके, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसके, तो बंगाल के राजा हैं लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन वंश के राजा है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव। जयदेव की पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। ठीक है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी धारण नहीं की है, बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है या फिर अलाउद्दीन खिलजी है। क्या हो जाएगा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। बताइए कि क्या हो जाएगा, दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, ऐबक जो है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तो इसने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई पदवी धारण नहीं की थी, ग्रहण नहीं की थी। और यही कारण है कि इसको वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो है लेकिन इसको वास्तविक नहीं मानते क्योंकि इसने खलीफा से किसी भी प्रकार की कोई पदवी धारण नहीं की है। साथ ही ना तो कोई सिक्का चलवा रहा है, ना तो कोई प्रशासनिक सुधार कर रहा है। ठीक है, 4 ही सालों में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको वास्तविक संस्थापक नहीं मानते, याद रखिएगा। हालांकि संस्थापक तो यही है लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको नहीं मानते, याद रखिएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया, तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। ठीक है, कौन सी, तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया है, जो कि क्या होगा, जो कि भारत की पहली मस्जिद है। ठीक है, क्या है, तो जो कि भारत की पहली मस्जिद है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इसने क्या किया, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ठीक है, क्या किया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया है। ठीक है, किसने, अलाउद्दीन की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने शुरू करवाया। ठीक है, क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने शुरू करवाया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण हो रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा करवा रहा है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के समान है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो सौरमंडल में कौन सा ग्रह है जो आकार में पृथ्वी के
समान है, क्या हो जाएगा, बुध है, मंगल है, शुक्र है या फिर पृथ्वी है, बृहस्पति है, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। शुक्र जो है, तो ये जो शुक्र है ये आकार में, बनावट में, द्रव्यमान में पृथ्वी से मिलता जुलता है और यही कारण है कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भगनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखेंगे किसको, शुक्र को, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको, शुक्र को। साथ ही साथ आप याद रखेंगे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह, तो इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। और क्या है, तो सबसे गर्म ग्रह, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, तो सबसे गर्म ग्रह है, इसको प्रेशर कुकर का संज्ञा दिया थी। और क्योंकि सबसे गर्म है ना, इसलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म है इसलिए इसको क्या करते हैं, इसलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा शुक्र से, शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से, तो एक तो बुध है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो शुक्र है। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से, तो दो ग्रह हो जाएंगे जिनके कोई अपने उपग्रह नहीं है। कौन हो जाएंगे, तो आप कहोगे बुध और शुक्र हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो बुध और शुक्र हो जाएंगे जिनके कोई भी अपने उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर करके, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो मेट्रोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। देखो विश्व की जो सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली है और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। ठीक है, कौन सी, तो ब्रह्मपुत्रा नदी करती है। और कहाँ पर करती है, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, असम में करती है। ठीक है, कहाँ पर, असम में करती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तो इसको तिब्बत में अगर हम लोग बात करेंगे तो तिब्बत में इसको क्या करते हैं, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको दिहांग कहते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे असम में, तो असम में इसको क्या करते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर ये बांग्लादेश पहुंचती है और बांग्लादेश में इसको क्या करते हैं, तो बांग्लादेश में इसको क्या करते हैं, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या करते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये असम में सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है। आगे बढ़ेंगे, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो देखो ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अपना, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। और ये क्या है, तो ये पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को हम लोग क्या करते हैं, तो पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट पर क्या होता है, तो आपको 16 घास के मैदान देखने को मिलते हैं। कौन से, तो 16 घास के मैदान। पश्चिमी घाट पर आपको क्या होता है, 16 घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। और जो पश्चिमी घाट है ना, तो ये क्या होता है, तो पश्चिमी घाट की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कहा जाए तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे कोंकण कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो कोंकण कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी के में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, साल होगा, पीर होगा, यूकेलिप्टस होगा, टीक होगा, क्या हो जाएगा, तो किस प्रजाति के वृक्ष जो है वो नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, क्या आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी बताएंगे, किस प्रजाति के वृक्ष जो है वो नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं, आंसर क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, यूकेलिप्टस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछ ले, नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अगर आपसे पूछ ले तो सर्वोच्च शिखर आप क्या कहोगे, तो नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, तो डोडा बेटा है। नीलगिरी की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और याद रखेंगे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है ना, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे क्या है, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करेंगे किसकी,
अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, डोडा बेटा की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करिए और बताइए कौन से सही है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन से सही है। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करना और आपको बताना है कौन सा सही है। चंबल नदी है, सोन नदी है, मानस नदी है। एक तरफ सहायक नदियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य नदी दी गई है। आपको बताना है कौन सा सही है। इस प्रश्न का आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो चंबल की अगर हम लोग बात करें ना तो चंबल जो है वो यमुना की सहायक है। चंबल किसकी सहायक है, तो यमुना की सहायक है। ठीक है, चंबल यमुना की सहायक है, तो नर्मदा गलत हो जाएगा। सोन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसकी, तो ये गंगा की सहायक है। सोन किसकी, गंगा की सहायक है, तो ये गलत हो जाएगा। मानस अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो केवल 3 सही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो केवल 3 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन उत्तरदायी नहीं। भारत में कम उत्पादन होता है, इसके लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, कौन जिम्मेदार नहीं है। सहकारी कृषि, आवश्यक उत्पादनों की उपलब्धता, भूमि के उपभाग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त और व्यवस्था। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कृषि उत्पादकता, निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन जिम्मेदार नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, निम्न कृषि उत्पादकता के लिए कौन जिम्मेदार नहीं, आपसे ये पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे सहकारी कृषि। सहकारी कृषि जो होती है ना, ये निम्न कृषि उत्पादकता के लिए जिम्मेदार नहीं होती, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ए आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकतंत्र के लिए इसमें से कौन सा अपरिहार्य है या फिर कहें अनिवार्य है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए। अवसर की समानता, बिल्कुल लोकतंत्र में अवसर की समानता भी मिलनी चाहिए। और अधिकारों की सुरक्षा, तो बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। ये सभी कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ये सभी कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान किस तिथि को पूरी तरीके से बन करके तैयार हुआ। बताएंगे क्या जाएगा, तो संविधान पूर्णतः बन करके तैयार कब हो रहा है, क्या आंसर करेंगे, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949, 30 नवंबर 1950। संविधान किस तिथि को पूरी तरीके से बनकर तैयार हो रहा है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया। और इसीलिए तो 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसीलिए संविधान को हम लोग अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, कब, 26 नवंबर को। और क्योंकि 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किया गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। और कब से मना रहे हैं संविधान दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस हम लोग कब से मना रहे हैं, तो 2015 से 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया था और इसको हम लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर लिया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सब भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकार जो हैं तो वो क्या है, तो मूल संविधान के एक भाग के रूप में चौथे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, संसद के द्वारा जोड़े गए या फिर 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या जाएगा, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे क्या जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो मौलिक अधिकार है इनको आप याद रखिएगा कि ये आपको भाग कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपको भाग 3 में देखने को मिलेंगे। आर्टिकल का क्या होगा, तो आर्टिकल कहोगे 12 से 35, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में आपको मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। और ये कहाँ से लिए गए, तो ये यूएस से, अमेरिका से लिए गए। और जो मूल अधिकार है ना, ये मूल संविधान के एक भाग के रूप में याद रखिएगा क्या आ जाएगा, तो ये मूल संविधान में ही शामिल थे। जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो रहा है, तो उसी संविधान में मूल अधिकार थे। ठीक है, मूल अधिकारों को बाद में नहीं जोड़ा गया, ये पहले से थे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा यह शर्त लगाई गई कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये किसी न्यायालय के द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसी भी न्यायालय में लागू नहीं हो सकते, ये वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं होते। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है, डीपीएसपी की बात कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहा है। इनका उल्लेख आपको कहाँ पर, तो इनका उल्लेख आपको भाग 4 में देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद आप क्या कहोगे, अनुच्छेद कहोगे 36 से लेकर के क्या होगा 51 तक में।
ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, कहाँ से, नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड से लिया है। और अनुच्छेद 37 में, ठीक है, कहाँ पर, तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, वो किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य, न्याय योग्य नहीं होते हैं, न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या फिर राज्य के द्वारा विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना। तो भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याण की राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य के द्वारा विकास के नए अवसर की उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जो सभी के लिए क्या हो, समान रूप से लाभकारी हो सके, कल्याणकारी हो सके। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और किस अनुच्छेद में ये बात की गई है? तो अनुच्छेद 38 में ये बात कही गई है कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल है, गौतम है, जैमिनी है, चारवाक है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा जल्दी से सारे मेरे भाई बहन। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े ना, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा, ताकि जब बाकी भाई बहनों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। याद रखिएगा। गौतम की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये न्याय के हो जाएंगे। लास्ट ईयर आपसे गौतम वाला पूछा गया था, लास्ट ईयर आपसे न्याय दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया था, तो न्याय के कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। याद रखेंगे। सांख्य के कौन है? कपिल है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? घरेलू खपत से, व्यक्तिगत खपत से, स्व खपत से, या फिर देश के नागरिकों के द्वारा की गई खपत से। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या एक, घरेलू खपत से होता है। ठीक है, सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? तो आप कहोगे घरेलू खपत से होता है। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? विद्युत की, औषधि की, चावल की, दिया सलाई की, डिबिया की। बताइएगा क्या जगह किसकी मांग लोचदार है? निम्न में से किस वस्तु की जो मांग है वो क्या है? तो वो लोचदार है। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चावल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो चावल की जो मांग है वो लोचदार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण है? राजकोषीय नीति के, मौद्रिक नीति के, बजटीय नीति के, या फिर व्यापार नीति के। क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें नकदी रिजर्व अनुपात जो है और खुली बाजार क्रिया जो है, तो ये किसके उपकरण है? क्या आंसर हो जाएगा? तो मौद्रिक नीति है। और जो मौद्रिक नीति होती है, ठीक है, तो इसको क्रियान्वित करने का काम कौन करता है? तो आप कहोगे आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण क्या है? करेंसी नोट है, सिक्के हैं, चेक है, या फिर बॉन्ड है। क्या हो जाएगा? तो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण क्या है? बताइएगा क्या जाएगा? निम्न में से वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण क्या है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चेक जो है तो ये क्या होंगे? तो ये वैकल्पिक मुद्रा के उदाहरण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे? विदेशी कंपनियों को बुलाने से, लोक उद्यमों में निजी निवेश करने से है, संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करने से। क्या हो जाएगा? तो गोल्डन हैंडशेक की बात कर रहा है और इसका संबंध किससे है? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम था? बताएगा क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो वास्तविक विकास दर जो है वो लक्षित विकास दर से कम था? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 8वीं है, चौथी है, 5वीं है, 7वीं है। क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, देखो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है ना, इसका समय क्या है? इसका समय है 1969 से लेकर के क्या होगा? 74 का। ठीक है, क्या होगा? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना है तो इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1969 से लेकर के 1974 का। और इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे 1971 में, ठीक है, क्या हो रहा है? तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो भारत पाकिस्तान युद्ध होगा 1971 में। अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा। और इसी समय आप देखोगे कि देश में क्या हो रहा है? देश में आपातकाल भी लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? तो देश में
आपातकाल भी लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, देश में इमरजेंसी की घोषणा भी की जा रही है। तो जो हमने लक्ष्य रखा था, ठीक है, जो हमने जो लक्ष्य रखा था उसको हम लोग हासिल नहीं कर पाए थे। एक तो ये युद्ध हो रहा है, दूसरी चीज़ भारत में आपातकाल की उस घोषणा हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या देगा। तो क्या एक मात्रात्मक साख की नियंत्रण की विधि नहीं है? बैंक दर, नगद प्रारक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बचत खातों में ब्याज दर में बढ़ोतरी करना। तो कौन सा एक विधि नहीं है साख नियंत्रण की? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी करना। तो ये एक विधि नहीं है, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। नहीं पूछ रहा था और हमको यही आंसर करना होगा। आगे बढ़ेंगे। तरलता अधिमान से क्या तात्पर्य होता है? परिसंपत्तियों को नकदी में रखने की इच्छा, बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा, बैंक जमा करने की इच्छा, या फिर संपत्ति रखने की इच्छा। क्या हो जाएगा? तरलता अधिमान की हम लोग बात करेंगे तो तरलता अधिमान क्या होता है, क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बंद पत्रों और प्रतिभूतियों को रखने की इच्छा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सी डैक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो सी डैक के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा क्या हो जाएगा? डीटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा और कंटिन्यूसली सेशन के साथ आप लोग जुड़े रहिए। अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब फिर से एक बार आप शुरू करेंगे ना, और अगर आपने अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दिया है, रोक दिया है, तो फिर से जब आप शुरू करोगे ना, तो फिर से आपको एकदम शुरू से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इतनी मुश्किल से जो कुछ आप लोगों ने याद किया ना, तब तक आप सारी चीज़ें भूल चुके रहेंगे। तो फिर से सारी चीज़ों को याद करने के लिए आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? डीटीपी की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? गुट निरपेक्षता से अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजोट से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। क्या हो जाएगा? तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? कैंसर को जगह तो आप पसंद कर दोगे शक्ति पुंजों से तटस्थता। ठीक है, क्या कर दोगे? तो शक्ति पुंजों से तटस्थता कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, शक्ति पुंजों से तटस्थता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, या फिर 1954 में? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करेंगे, यूएनओ की बात करें ना, यूएनओ की स्थापना हो रही है 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, कब हो रही है? तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हो रही है। और अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहोगे 24 अक्टूबर को। ठीक है, कब? तो आप कहोगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? तो 24 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो रही है। आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना भारत? तो आंसर कर दोगे 1945 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं? बताइएगा क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर, 14 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या से 21 सितंबर को। ठीक है, कब? 21 सितंबर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? WTO। अभी बिहार का पेपर हुआ था ना, तो वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, WTO की स्थापना। तो WTO की स्थापना जो है ये 1995 में हो रही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आप कहोगे जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर है? जिनेवा में है। और भारत आपसे पूछा जाए कि भारत इसका सदस्य कब बना? WTO का सदस्य भारत कब बना? तो भारत जो है वो सदस्य बन रहा है कब? 1995 में। ठीक है, कब? तो 1995 में जो है भारत जो है वो इसका सदस्य बन जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति करना, ताकि सभी को मौका मिल सके, सभी व्यापार कर सकें और सभी अपनी व्यापार की मात्रा को बढ़ा सकें। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रशिक्षण के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है जो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? प्रशिक्षण के लिए आपसे कह रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा या फिर विश्व बैंक के द्वारा। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया था? आंसर क्या कर देंगे? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र का नोबेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट या फिर भारतीय विद्या भवन। तो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से, कथक से है, मणिपुरी से है, ओडिसी से। क्या हो जाएगा? तो संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किससे है? क्या आंसर कर देंगे? ओडिसी कर देंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विश्व के 7 प्रमुख महासागरों को पार करने वाली पहली महिला कौन है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो 7 महासागरों को तैर कर जो है पार करने वाली पहली महिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर कर दोगे किसको? बुल्ला चौधरी को। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। पहली है तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फ्री थ्रो का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, बैडमिंटन से, क्रिकेट से। तो फ्री थ्रो अगर हम लोग बात करेंगे शब्द का संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बास्केटबॉल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। स्पेल ऑन द टाइगर नामक पुस्तक किसकी है? स्पेल ऑन द टाइगर नामक पुस्तक किसकी? बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। स्पेल ऑन द टाइगर नामक पुस्तक किसकी है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, सैयद मॉन्टगोमरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सैयद मॉन्टगोमरी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, वर्णांधता अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार का रोग है? संक्रामक है, उपार्जित है, अनुवांशिक है, जन्मजात है। क्या हो जाएगा? वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? क्या हो जाएगा? तो बताइएगा। वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक है, उपार्जित है, जन्मजात है, आनुवांशिक है। क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस अगर हम लोग बात करेंगे, रंग वर्णांधता जो है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आनुवांशिक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? आंसर क्या कर दिएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप आंसर क्या करोगे? आप कहोगे थायमिन होता है। ठीक है, क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, B12 का रासायनिक नाम पूछ लेगा आपसे, क्या कहोगे? तो आप कहोगे साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन जो है, ठीक है एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B2 की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है? तो आप कहोगे राइबोफ्लेविन है। ठीक है, क्या है? तो ठीक है, राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और विटामिन अगर B6 की बात करेंगे तो B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो पायरिडॉक्सिन है। ठीक है, क्या है? तो पायरिडॉक्सिन जो है तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम। तो सभी विटामिनों के आपको रासायनिक नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। नियासिन जो है तो ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबाल्मिन जो है तो ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, फेरल ने, कॉपरनिकस ने। क्या हो जाएगा? तो गति का नियम किसने दिया है? क्या आंसर कर देंगे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो न्यूटन हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? न्यूटन हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफ़ी समय बाद तक भी अगर रक्त बह रहा है तो क्या हो जाएगा? उसमें हीमोफीलिया। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के संदर्भ में याद रखेंगे ये भी क्या है? तो ये भी आनुवांशिक है। ठीक है, क्या है? तो ये भी क्या है? तो ये भी आनुवांशिक है। याद रखेंगे ये भी क्या है? तो ये भी आनुवांशिक है। हीमोफीलिया भी आनुवांशिक है। ये भी आपसे पूछा जाता है। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? साइट्रिक होगा, बेंजोइक होगा, फॉर्मिक होगा, एसिटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनाएंगे क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे बेंजोइक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बेंजोइक अम्ल कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। एसिटिक जो है तो ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको सिरके में देखने को मिल जाएगा। एसिड और फार्मिक अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको चींटी के काटने में जो है फार्मिक अम्ल होता है। याद रखिएगा। ठीक है, और एसिटिक जो है तो ये आपको कहाँ पर? सिरके में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की है? क्या आंसर कर देंगे? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? लैंगिक जनन विधि की खोज किसने की है? तो आंसर कर देंगे लेडरबर्ग और टेटम हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो ये आज के सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके आप हमारे साथ व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।